पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिलके लगा। जो दूसरा इसी गाने का एक पार्ट था जो कि मरहम के नाम से रिलीज हुआ, वहां पे वो एक लव सॉन्ग जैसा कुछ है, बट ये लव सॉन्ग नहीं है। गलत क्या सही क्या मुझे ना पता है, तुम्हें अगर पता हो बता देना। तंबाड़ के गाने में उसमें वर्ड्स से ज्यादा जो इमेज जो बिल्ड किया गया है वो फोनेटिक्स से। कन कन कोई कनक कोई भनक कानो कान दिया, धन धन ये जो धनक ये जो खनक धरा छान लिया। अरे जाओ ना तुम्बाड जोगना है, अरे आओ ना तुम्बाड भोगना है। तनु इट्स मनु में गाना है कितने दफे दिल ने कहा। अब वो गाना मुझे हमेशा से लगता रहा कि ये एक इतवार का गाना है। रंगरेज तूने अफीम क्या है खाली, कि मुझसे तो ये पूछे कि कौन सा रंग, रंगों का कारोबार है तेरा। तो वहां पे जब पहुंचे तो वो आवाज उधर से आ रही है कि अंग्रेज तूने मशीन क्या है खाली। फिर इरफान साहब को मुझे कॉल आया कि राजीव पर मिलते हैं। हर बार उनसे मिलने के बाद ना बहुत एक तो एनरिच फील कर होता था, और दूसरा लगता था कि यार मेरी भी अहमियत है। Raj Shekhar, welcome to CNN News 18. थैंक यू विशाल जी। राज जी, हाल ही में आपका गाना रिलीज हुआ था, किदा जालिमा, फ्रॉम द फिल्म क्रू, जो कि काफ़ी चल रहा है और फिल्म ने भी बहुत अच्छा बिजनेस किया है, जो कि गाना कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने। तो क्या ये गाना आपको एनिमल की रिलीज के बाद आपने साइन किया था या लिखा था? जी जी, ये एनिमल के बहुत बाद में, इनफैक्ट क्रू के पोस्ट पर, जब क्रू फिल्म की का पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था, तब रिया ने कहा, रिया कपूर ने, कि ऐसे ऐसे एक सिचुएशन है, उसके लिए हमें एक गाना करना है। और उनके साथ इससे पहले वीरे दी वेडिंग पे हमने कोलैबोरेट किया था। तो उन्होंने कहा कि करते हैं वापस, और विशाल और मैं दोनों ही हमने फिर किया ये। लेट्स टॉक अबाउट एनिमल एंड मैं कल चार्ट्स देख रहा था, इवन इन पाकिस्तान आपका गाना पहले भी मैं वाज इन टॉप 5। यू नो, आप कितना कितना आसान था आपके लिए एनिमल के संगीत पर गाने पर काम करना, स्पेशली ऑन द सॉन्ग पहले भी मैं, और कितना रीराइट करना पड़ा था आपको बिफोर अराइविंग एट द फाइनल सेट ऑफ लिरिक्स? तो पहले तो जो आपने चार्ट्स की बात करी, तो बहुत खुश हूँ और शुक्रगुजार हूँ ऑडियंस का, कि एक गाना जो कि आजकल कोई 7 दिन चार्ट में नहीं रह पाता, 10 दिन नहीं, मुश्किल से, मतलब बहुत एक सेल्फ लाइफ बहुत कम हो गई है गाने की। उसमें लगभग 6 महीने तकरीबन, नवंबर में गाने आए थे, और अभी मिड में है। तो 6 महीना? लगभग 6 महीने के लगभग हो गया है और चार्ट में है। और इसमें ज्यादातर वक्त, जो कल भी स्पॉटिफाई ने मेरे ख्याल से पोस्ट किया है लास्ट वीक का, तो नंबर 1 पे है पहले भी मैं। और लगातार ये मतलब ऑडियंस के दिल में है। तो आई एम सो थैंकफुल कि लोगों ने इतना प्यार दिया है इस गाने को। और क्योंकि मैं यहाँ पे अकेले हूँ, तो पूरी टीम की तरफ से बोल रहा हूँ मैं, वी आर सो थैंकफुल। जहां तक बात आपने कही कि पाकिस्तान या दूसरे और देशों, बांग्लादेश, एक नई बात जो मुझे दिखी कि नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया में, बीट बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई तो खैर हिंदी ही है, पर इन सब जगहों पर भी गाना लगातार यस, नंबर यू आर वन राइट। पे, यस, है। यस। और आई एम सो सो थैंकफुल। जहां तक आपने बात कही कि हम इसके प्रोसेस के बारे में, जी। रीराइट कितना करना पड़ा था, तो विशाल जी, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो गाना लिखा गया है, जो फर्स्ट ड्राफ्ट है, वही लास्ट ड्राफ्ट है इसका। ओके। आ, कुछ भी तब्दीली जो है वो पहले भी में मतलब कुछ भी नहीं है। मुझे याद है कि
विशाल के म्यूजिक रूम में, विशाल मिश्रा के म्यूजिक रूम में हम जब पहली बार ये गाना सुन रहे थे, और जब उसने ट्यून प्ले किया, मतलब बहुत अच्छा लगा था सुन के पहली बार में। एंड संदीप सर को जब मैंने लिरिक्स सुनाया तो वो बहुत खुश थे। वो काफी देर तक चुप रहे, फिर सोचते रहे, फिर उसने कहा सर वी आर डन। मतलब फर्स्ट लाइन में ही आपने मेरा पूरा स्क्रीन प्ले, कैरेक्टर, सब कुछ को लेकर के आगे, पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिलके लगा। सो ही वॉज वेरी हैप्पी। तो जो है वही है। जो दूसरा इसी गाने का एक पार्ट था जो कि मरहम के नाम से रिलीज हुआ, ओके। वो वो मैंने यूं ही लिख दिया था। मुझे लगा लिखते हुए राइटिंग टेबल पे, मुझे लगा कि व्हाट इफ कि जोया की तरफ से इसका एक जवाब हो तो क्या होगा। तो वो तुम्हारे बदन की महक ख्वाब सी है वाली जो लाइनें हैं, वो फिर लिखा, तो वो मरहम के नाम से रिलीज हुआ। हमने जब लास्ट टाइम बात करी थी तो मेरे इंटरव्यू में आपने कहा था कि इस गाने पहले भी मैं हीरो गा नहीं रहा है, इसका मतलब वो कमिट नहीं कर रहा है। हम हमें बताना चाहेंगे, एलैबोरेट करना चाहेंगे इस बात पे कि कितना जरूरी था आपको ये जानना कि क्या ऑन स्क्रीन हीरो ये गाना गा रहा है या ये बैकग्राउंड में होगा गाना। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। आ, दरअसल रणविजय का जो कैरेक्टर है वो जोया से प्यार नहीं करता है। ही इज नॉट इन लव विथ। वो एक मोमेंट्री एक अट्रैक्शन है एक तरफ से। दूसरी तरफ से उसको वो एक, क्योंकि आप फिल्म सबने देख रखी है तो पता है कि एक डिवाइस है वो, जिसके थ्रू वो कहीं पहुंचना चाहता है। सो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग भी था कि एक आपका रोमांटिक हीरो, मतलब फिल्म में रोमांस का जो पार्ट है रणविजय का, आ, वहां पे वो एक लव सॉन्ग जैसा कुछ है, बट ये लव सॉन्ग नहीं है। ओके। क्योंकि वो उसका जो कैरेक्टर है, रणविजय कांट कमिट। वो कुछ बोल नहीं सकता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या वो फॉरएवर्स के वादे नहीं कर सकता है उसके साथ। क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो वो उसकी इंटीग्रिटी पे फिर एक क्वेश्चन मार्क है, और एक हीरो के इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता है। बाकी सब कुछ पे हो सकता है, उसके इंटीग्रिटी पे एक क्वेश्चन मार्क, वो अच्छी बात नहीं है। तो जब मैंने पूछा था संदीप सर से कि क्या ये लिप सिंक होगा, उन्होंने कहा नहीं लिप सिंक नहीं होगा, ये बैकग्राउंड में होगा ये गाना। और इसमें एक इंटीमेट मोमेंट हो सकते हैं, कुछ पैशनेट मोमेंट हो सकते हैं, ऐसा होगा। और कुछ भी हम ऐसा एस्थेटिकली शूट करेंगे। तो एक तरफ तो मन जाता है कि मतलब आप जो हो रहा है ऑन स्क्रीन उसी के बारे में आप बात करो। मुझे लगा कि बहुत मेरे पास बहुत अच्छा मौका है कि मैं कैरेक्टर को इन डेप्थ में एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो आगे की लाइन में वो वही कहता है कि गलत क्या सही क्या मुझे ना पता है, तुम्हें अगर पता हो बता देना। मैं अरसे से खुद से जरा लापता हूँ, तुम्हें तुम्हें अगर मिलूं तो बता देना। तो वो जो एक सेल्फ डिस्कवरी भी है उसकी, उसमें वो एक क्वेस्ट जो है खुद को खोजने की, वो कहाँ इस पूरे आग में, इस पैशन में, इस एंगर में, इस जज्बात में वो कहाँ रह गया है। वो शायद खुद को भी ढूंढ रहा है। और एक मोरालिटी का भी जो क्वेश्चन है कि वो किसी दूसरी लड़की के साथ है, शादीशुदा होने के बाद। तो गलत क्या सही क्या मुझे ना पता है, तुम्हें अगर पता हो बता देना। तो मुझे लगा कि वो एक इनर उसके पार्ट को एक्सप्लोर करते हैं। आपने बात की मरहम गाने की, कितना आसान है आपके लिए एक लड़के का पर्सपेक्टिव और एक लड़की की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में कितना डिफरेंस है? आ, मुझे लगता है कि मेरी पहली फिल्म तन्नू इट्स मनु से लेके अभी तक जितनी फिल्में की, उसमें कहीं ना कहीं मुझे लड़की के तरफ से भी लिखना था।
चाहे वो सांड की आंख में हो, तनु मनु रिटर्न्स में घनी बाबरी हो, या ओल्ड स्कूल गर्ल हो, रंगरेज हो, जो भी गाने हैं, या अपना वीर दी वेडिंग में आ जाओ ना, इस तरह से। तो इसका सही जवाब तो मुझे नहीं पता है कि मतलब कितना मैं कर पाता हूं, पर मुझे लगता है कि कोशिश यही रहती है कि कितना ज्यादा एक कैरेक्टर के स्किन में जा करके चीजें कर सकूं। अ, और एक एक लेवल पे जो एम्पैथी है आपकी किसी कैरेक्टर की तरफ, वो बहुत जरूरी होती है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, किसी दूसरी भाषा का हो, या उस मतलब जेंडर से बियॉन्ड जाके बाकी सारी चीजों को भी एक्सप्लोर करने का जो एक वो है, वो मुझे लगता है कि वो एम्पैथी ही आपके अंदर वो कैरेक्टर के नजदीक लाती तो कितना समय लगता है आपको एक धुन से फ्रेंडली होने में? है। कई बार कुछ घंटों का काम होता है, मतलब मैं सुनता हूँ बहुत बार। मैं कोई भी धुन आती है मेरे पास, कोई भी धुन आती है मेरे पास, तो मैं कम से कम कोशिश करता हूँ कि 50 बार तो कम से कम सुन लूं उसको, कि वो आपको मतलब उसकी जो हरकतें हैं, जो जो जहाँ पे वो एक नाजुक मोड़ है उसको, वो आपके अंदर आ जाए। जब वो आपके अंदर आ जाती है चीजें, तो आपको लगता, मुझे लगता है कि मैं बेहतर डिलीवर कर पाता हूँ। बैक ऑफ द माइंड अगर ट्यून रहती है तो अच्छा रहता है। पर कुछ केसेस में से तुम्बाड़ का गाना मैंने लिखा था। तुम्बाड़ का गाना बहुत कठिन गाना था वो। उसमें मुझे लगा था लगभग 1 महीना। बट कई बार ना विशाल जी, ये सिर्फ धुन की बात नहीं होती। लाइक तुम्बाड़ में अ, धुन तो समझ में आ गई थी, पर भाषा क्या होगी, लिंगो क्या होगा, जिस टाइम स्पेस में वो कहानी है, वो प्री इंडिपेंडेंस एक पीरियड का तुम्बाड़ टाइम है। 1910 के आसपास, 1905 के आसपास का वक्त है वो। तो उस समय में किस तरह की भाषा बोली जा रही थी, आ, जिस तरह की भाषा बोली जा रही है, क्या वो आ, मुनासिब होगा कि हम गाने में यूज करें? वो एक समझदारी भी कि यार ठीक है, बोल तो रहे हैं लोग, बिल्कुल समझ लीजिए कि ठेठ पंजाबी में, पर क्या गाने ठेठ पंजाबी में होने चाहिए, या गाने ऐसे हो सकते हैं जो कि थोड़ा सा एक पैन इंडिया अप्रोच हो उसका? तो ये सारी बातें, ये सारा गणित लगाते लगाते, सीखते सीखते आप सीखते हैं, इसे वक्त लग जाता है कई बार। सो देन कितनी डिफरेंस है हिंदी जो आज बोली जाती है और प्री इंडिपेंडेंस एरा में जो बोली जाती थी? जैसे उस तंबाड़ के गाने में आप सुनेंगे, तो उसमें वर्ड्स से ज्यादा जो इमेज जो बिल्ड किया गया है, वो फोनेटिक्स से, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं ध्वनि बेम। ओके। तो उसमें जब गाना बन रहा था, तो ये डिसाइड हुआ था कि हमें कहा गया कि यार इसमें ना कुछ मंत्र जैसा कुछ चाहिए, कुछ इस तरह से। तो मुझे ये उसको ट्रांसलेट इस तरह से किया कि कुछ फोनेटिकली ऐसा हो जिसमें कि हम वो साउंड आ सके। दूसरा, एक दूसरे लेवल पे मुझे ये लगा कि तुम्बाड़ जो है वो ग्रीड के बारे में है, और मेटल, वो ग्रीड जो है वो गोल्ड का ग्रीड है। तो दिमाग में आया कि एक मेटेलिक साउंड जो है ना, वो अच्छा रहेगा उसके लिए फोनेटिकली। तो उसके गाने जब सुनेंगे तो आप उस तरह कि कन कनक कोई भनक कानो कान दिया, धन धन ये जो धनक ये जो खनक धरा छान लिया,
अरे जाओ ना तुम बाढ़ जोगना है, अरे आओ ना तुम बाढ़ भोगना है। पग पग लगे कान भेद भान, धक धकाए जिया तम तम यम समान, कांप प्राण हक बकाए हिया। अरे आओ ना तुम बाढ़ जोगना है, अरे जाओ ना तुम बाढ़ भोगना है। तो वाह। थैंक यू। तो वो एक मेटलिक आपको वो तम तम यम समान कांप प्राण, तो वो लगा कि ऐसे ये होना चाहिए। ग्रीड और वो जो मेटल की एक खनक है, वो सोने के सिक्के की खनक होनी चाहिए गाने में। क्या बात है, सोने की सिक्कों की खनक होनी चाहिए। आपकी आपका इंटरव्यू इज वेरी पोएटिक। देन राज, आज कोई इंग्लिश, इवन हिंदी फिल्मों में किरदार इंग्लिश बोलते हैं या इंग्लिश का इस्तेमाल बहुत होता है। ऐसे सिनेरियो में कितना प्रेशर होता है आपके ऊपर टू यूज द लैंग्वेज विच इज एक्सेसिबल टू द कॉमन पब्लिक, और क्या आपकी कोशिश रहती है कि कुछ नए वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया जाए आपके गानों के थ्रू? तनुवर्स मनु रिटर्न्स में एक गाना है जो कि पूरी की पूरी पूरा गाना वो इंग्लिश लिरिक्स है। अब उसमें तनुजा, जो कंगना जो किरदार प्ले कर रही है, दत्तो, तनुजा त्रिवेदी का नहीं, दूसरा वाला, सॉरी, जो दूसरी कुसुम सांगवान वाला जो किरदार है, जो हॉकी प्लेयर है वो। अब आ, वो माधवन क्योंकि आए हुए हैं लंदन से, उनको लग रहा है कि मैं थोड़ा इम्प्रेस करती हूँ इनको, तो वो अंग्रेजी में गाती है। हालांकि हरियाणवी टोन है उसका पूरा। तो उसमें लाइन है कि आई माइट बी सेंटिमेंटल बट डोंट गेट सो जजमेंटल, सो व्हाट इफ आई एम एन ओल्ड स्कूल गर्ल। तो मुझे लगता है कि ये जो अंग्रेजी की बात आपने कही, कहीं कहीं पे अगर अच्छे से आप निभा ले जाएं, जैसा कि गुलजार साहब ने किया कि आंखें भी कमाल करती हैं, पर्सनल से सवाल करती हैं, यस। तो वो इतना खूबसूरत लगता है वहां पे। बहुत अच्छा लगता है वो। पर कई बार ऐसा लगता है कि कुछ गाने सुनते हुए कि यहाँ पे जरूरत नहीं थी अंग्रेजी की, सिर्फ डालने के लिए डाल दिया गया, तो तब उतना अच्छा नहीं लगता। जहां तक आपने बात कही कि क्या आप कुछ सोच के आते हैं कि कुछ शब्द आपको यूज करने, ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ यूजुअली। नहीं, मेरा कहने का मतलब क्या, आपकी कोशिश रहती है एज अ सॉन्ग राइटर कि मैं कुछ नए शब्दों का इस्तेमाल करूं टू आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि समय के साथ वर्ड्स भी पुराने हो जाते हैं, क्या आप मानते हैं? जैसे आपने कहा। मुझे लगता है कि वर्ड्स तो वही है। वर्ड्स, जो फ्रेजेस हम बनाते हैं ना, वो कई बार पुराने लगने लगते हैं। ओके। वो कई बार वर्ड तो वही है, वो तो मतलब जैसे फूल कभी पुराना नहीं हो सकता, धरती पुरानी नहीं हो सकती, या सुर पुराने नहीं हो सकते, वो तो वही है। उनको हम किस तरीके से सजाते हैं, फ्रेज कैसा बनाते हैं, वो नया और पुराना लग सकता है। जी एक जी जी जी, राइट। दूसरी बात कि मैं दरअसल इतना नहीं सोचता कि नया कुछ शब्द लेके प्रयोग करना चाहिए। मैं किरदारों के साथ जाता हूँ। अगर आपका किरदार ऐसा है जो कि मोहम्मद रफी के गाने सुनता है, और तो उसको मुझे लगता है कि अ, बिल्कुल आज के रैपर के जमाने का शब्द देना ठीक नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम 3 साल पहले जो फिल्म आई थी जोया अख्तर की, अ, अपना टाइम आएगा, जिसमें गाना था, गली नाम बॉय। भूल, गली बॉय। हाँ, गली बॉय। हाँ, गली बॉय। अब उसमें मुझे इतना अच्छा लगा वो गाना, अपना टाइम आएगा, आ, कि आप देखें, एक एक घेटो में एक लड़का है जिसके पास आ, उसके हर तरफ ना बेड़ियां हैं। वो फादर है, डिसफंक्शनल फैमिली है, हर तरफ निराशा है, सनशाइन कहीं नहीं है, धूप नहीं है कहीं पर। उस लड़के का
की कलम से वो बात निकलती है कि मेरी शब्दों की ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा। तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत, इस पूरे डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, नाउम्मीदी के बीच में इसके पास अगर कुछ है तो शब्द है, वही उम्मीद है इसकी। मेरी शब्दों की ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा। मुझे बहुत अच्छी लगी ये लाइन। तो वही कैरेक्टर, क्योंकि वो कैरेक्टर के साथ आ रहा है, जो रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर जिन्होंने जो निभाया है, उस कैरेक्टर के साथ इतना घुला मिला वो है ना, कि आपको लग रहा है कि हाँ इसकी जबान यही है। पर वही वो शब्द अगर मैं समझ लें कि हीरा मंडी के किसी किरदार को दे देता हूँ तो बिल्कुल नहीं जाएगा। जी। राज, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि क्या मेरा किरदार मोहम्मद रफी के गाने सुनता है। सो व्हेन यू राइट द सॉन्ग्स, तो कितनी कैसी रिसर्च, किस टाइप की रिसर्च होती है आपकी अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ द फिल्म? कितना आप सोचते हैं, किस टाइप के सवाल आप पूछते हैं डायरेक्टर से कि क्या खाना खा, किस टाइप का खाना खाते हैं, क्या क्या डू यू आस्क सच क्वेश्चंस टू योर डायरेक्टर? ये मैं परेशान करता हूँ अपने डायरेक्टर्स को बहुत। आ, मैं उन्हें बोलता हूँ कि आप बस बोलते रहिए, आप बस बोलते रहे। और मैं एक बस ऐसे एक छोटा सा एक नोट पैड लेके बैठता हूँ स्क्रिबल करने के लिए। नॉट जरूरी कि वो क्या बोल रहे हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि आप बोलते रहे, मैं उसमें से अपने काम की चीज ले लूंगा। और या मैं ऐसे सवाल पूछता हूँ जिनसे कि मुझे ना ना नॉट डायरेक्टली कि गाने में क्या होना चाहिए, कि आप बात करें कुछ भी इस फिल्म के हवाले से या कैरेक्टर के हवाले से, आप कुछ भी बात करें और उसमें से मैं अपनी चीजें निकाल लूंगा। एक तो ये होता है। दूसरा, उसके बाद मैं वो कहाँ का है, किस किस सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड से है उसका, किस तरह का है। आ, मैं कई बार ये तक कहानी बनाता हूँ अपने मन में कि ये जब ये गाना जब चल रहा होगा तो उसने क्या पहना होगा अपने मन में। कई बार मेरे दिमाग में ये चीज होती है कि अच्छा ये पहना हुआ होगा, और ये चल रहा होगा, ये गाना होगा। जैसे तनु इट्स मनु में फर्स्ट में एक गाना है, कितने दफे दिल ने कहा, यूं ही। अब वो गाना मुझे हमेशा से लगता रहा कि ये एक इतवार का गाना है, जिसमें कि सफेद कुर्ता सफेद पजामा इस तरह का वो है, और लड़की भी सफेद सूट में है। मुझे ना बचपन के वो दिन याद है जब महाभारत आता था टेलीविजन पे इतवार को 9 बजे, और सब लोग टेलीविजन सेट से चिपके हुए होते थे, और कुछ लोग जो होते थे जो आशिक होते थे, उनके लिए वो सबसे सही टाइम था छतों से एक दूसरे को देखने का या गली से गुजरने का। उनकी अलग महाभारत चल रही होती थी उनकी उनकी अलग कहानी चल रही होती थी वहां पे तो यहाँ पे पूरा परिवार जो है वो टेलीविजन सेट से चिपका हुआ है। मैं समय हूँ, वो शुरू होता था से लेके एंड तक, और कुछ आशिकियां वहां पे जवान हो रही होती थी छज्जे पे, गलियों में। तो वो इतवार का वक्त ना मेरे दिमाग में इस गाने को लेके था, क्योंकि वो बहुत मासूम, छोटे कस्बे की एक मासूम सी मोहब्बत थी उसमें। तो मुझे लगा कि मैंने आनंद जी को कहा, आनंद जी ने इसे बताया कि यहाँ पे गाना चाहिए। तो उन्होंने कहा, मैं सोचने लगा था उन्होंने क्या आ रहा है दिमाग में तेरे। मैंने कहा सर इस गाने में ना मुझे, एक तो संडे का गाना है ये, और दूसरा मुझे लग रहा है कि इसमें परफ्यूम की खुशबू नहीं है, जो अ, उस समय में क्लिनिक प्लस वगैरह शैम्पू हुआ करते थे। हाँ, तो मैंने कहा कि वो जो शैम्पू जो घर 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 का शैम्पू, बहुत बहुत वो लग्जरी ब्रांड नहीं है कुछ, जो घर घर का उस तरह से उसकी खुशबू है आसपास। जब वो जिप्सी में बैठ रही है तो परफ्यूम से ज्यादा उसके गीले बालों की जो खुशबू है ना, वो उतना मध्यम होना चाहिए ये गाना मेरे नजर में। तो उन्होंने कहा ठीक है अब बातें हो गई, अब लिख भी लो अब
तो फिर क्या लाइनें लिखी थी आपने? कितने दफे दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफे, वैसे तो तेरी ना में भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी, तू जो अगर हाँ कहे तो बात होगी और ही, दिल ही रखने को कभी ऊपर ऊपर से सही, कह दे ना हाँ, कह दे ना हाँ यूं ही, कितने दफे दिल ने कहा। Wow, what a lovely line. Staying with them, तनु वर्स मनु, मेरा फेवरेट गाना है रंगरेज। और उसमें क्या वर्ड प्ले किया आपने। ये लाइंस हैं, ए रंगरेज मेरे, ये बात बता रंगरेज मेरे, ये कौन से पानी में तूने कौन सा रंग घोला। कितना इजी या चैलेंजिंग था आपके लिए ये गाने को, इस गाने को क्रैक करना, बिकॉज ये एवरी गाना ऑफ द सॉन्ग। आज आज तक का सबसे आसान गाना था, क्योंकि पहला गाना था ये, ओके, लाइफ का पहला गाना यही था। ये और मन्नू भैया एक ही दिन में लिखा हुआ गाना था, तो फिर दोनों। कैसे बैक किया ये गाना, फर्स्ट तो ये बताइए। तो ये तब मैं आनंद जी को असिस्ट करता था, तनुवेट्स मनु पे था मैं, तो मैं कास्टिंग वगैरह में हेल्प कर रहा था, कि तब कोई ऐसी योजना नहीं थी कि मैं लिरिसिस्ट बनूंगा। तो उन्होंने कहा कि अरे तुम भी तो कविताएं लिखते हो, कुछ लिखो डमी लिरिक्स वगैरह फिल्म के लिए। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये सिचुएशन है, इसके लिए तुम लिखो कुछ। और मैंने कहा अच्छा, ठीक है। मैंने कहा मेरे दिमाग में एक दूसरे सिचुएशन के लिए मैं ट्राई करूं। तो उन्होंने मन्नू भैया के लिए कहा था, मैंने वो कहा कि जहाँ रंगरेज आ रहा है वहां। मैंने कहा इसके लिए मैं कुछ ट्राई करूं। बोला हाँ कर ले, डमी है तो कुछ बात नहीं, कर ले कुछ। क्योंकि फाइनल लिरिसिस्ट तो कोई और होते जो कि आते तब तक। मेरा तो ऐसे ही था कि किसी को म्यूजिक डायरेक्टर को देना है तो ये लिरिक्स दे देंगे, तो उस पे गाना बना के लाया गया कुछ इस तरह। ठीक है। तो मैं जब घर गया तो यूजुअली मैं बस से जाता था उन दिनों में। उस दिन हिमांशु शर्मा जो कि फिल्म के राइटर भी हैं, हमारे बहुत पुराने दोस्त थे। मैंने कहा हिमांशु आज ऑटो लेते हैं। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा आ रहा है दिमाग में कुछ। तो ऑटो से गए, घर पहुंचे। तब मैं रहता था फिल्म सिटी के पास, गोरेगांव ईस्ट में। तो हमने घर पहुंच के फटाफट 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 एक कॉपी के पीछे के पन्ने पे मैंने उस दिन मुझे लगा अगर मेरे दो हाथ होते तो मैं दोनों गाना एक साथ लिख रहा होता। जाके वो लिखा, और मुझे लग रहा है कि लगभग 15 मिनट में वो गाना लिख लिया था। वो कुछ इमेज, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मेरे कॉलेज के पीछे, किरोड़ीमल कॉलेज के पीछे कमला नगर एक जगह है। तो कमला नगर में बहुत सारे रंगरेज बैठते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रंगरेज? रंगरेज जो क्या होता है, जो रंगते हैं कपड़ों। ओके। तो सूफियों के यहाँ बहुत पुराना शब्द है। अमीर खुसरो और कबीर के यहाँ भी काफी यूज किया गया है इसको। तो कमला नगर में जब हम जाते थे तो हमारी कई दोस्त लोग वो ऐसे दुपट्टा, व्हाइट दुपट्टा लेती थी, और साथ में वो अपना जो सूट का कलर होता था वो दिखाती थी कि भैया इससे मैच करा दो, और वो उनको दे के चले जाते थे। और मुझे ना ये जो रिश्ता है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता था कि आप एक सफेद सफाक सफेद कपड़ा किसी को दे रहे हैं, और वो आप ये कह रहे हैं कि यार इसको अपने मन से तुम रंग दो इस तरह से। ये जो ट्रस्ट है ये बहुत गजब का, मुझे बहुत इंट्रीगिंग लगता था कि यार मैं तो मतलब एक व्हाइट शर्ट को मैं 5 बार देखता हूँ कि कहीं पे कुछ दाग ना लग जाए टांगने से पहले। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग रिश्ता लगता था यार, ये आप अपनी सबसे मतलब बेदाग चीज किसी को दे के जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको रंग दो अपने मन से, ये इसके आसपास का रंग देख लो अपने दिमाग में। और जब आप वापस आते हैं तो वो एक ऐसे रंग में रंग के दे देता है आपको, आप खुश हो जाती हैं और आपसे लेके चली जाती। तो मेरे दिमाग में वहां से एक इमेजरी बहुत दिनों से ये दिमाग में ये चल रही थी। तो उसको इस गाने में मैंने, सूफियों के यहाँ भी यूज होता रहा। बीच का गाना जो है वो गुलाम फरीद
और बहुत सारे सूफी पोइट्स से इंस्पायर्ड है, क्योंकि उस समय में कुछ ही दिन पहले कॉलेज से आए थे, तो जो पढ़ा था लिटरेचर में वो बहुत सारा अंदर उबल रहा था, पक रहा था। तो वो सब कहीं ना कहीं उसमें उन सबको, मतलब मैं कहता हूँ कि ट्रिब्यूट है उनके चरणों में, ये मेरे वो शब्द है। तो क्या इमीडिएट यस थी आनंद जी से जब उन्होंने ये गाना आपने सुनाया उन्हें गाना? बहुत खुश हुए वो, उन्होंने कहा कि ये डमी नहीं है, ये गाना अब है, फिल्म में रहेगा ये गाना। और ये गाना गाया वडाली ब्रदर्स ने? वडाली ब्रदर्स जी ने गाया। तो क्या आप तो प्रेजेंट थे सॉन्ग रिकॉर्डिंग के दौरान? हाँ हाँ, बिल्कुल प्रेजेंट था मैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारे लोग, बहुत ही मतलब क्यूट है बहुत। अब तो एक भाई नहीं रहे। तो मुझे एक 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 चीज याद है अभी भी। सितंबर के महीने में उनकी रिकॉर्डिंग थी, बारिश के कारण फ्लाइट थोड़ी सी लेट हो गई थी। फिर हम उनको लेने गए एयरपोर्ट, और फिर होटल में रुकवाया, और बहुत फनी, उसके साथ बहुत फनी किस्से भी हैं। कभी वक्त मिलेगा तो नहीं, प्लीज बताएंगे। बताइए, आई वांट टू नो, आप प्लीज बताइए। आप तो उन्होंने गाना गाने से पहले बोला कि एक महीना पहले कि मेरी जिद थी कि वडाली ब्रदर्स से गवाते हैं, मुझे बहुत पसंद थे। तो हालांकि पूरा इकोनॉमिक्स जो था वो बहुत बैठ नहीं रहा था, क्योंकि दो तीन लोगों का पंजाब से आना, उम्र के कारण उनको बिजनेस क्लास और ये सारी चीजें, फिर जो पूरा रेमुनरेशन और ये वो सब कुछ। और कृष्णा जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो उनकी भी फर्स्ट फिल्म थी, एक बहुत लिमिटेड बजट में हम सब लोग काम कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए कोई गाना नहीं गाया था। बहुत पहले धूप नाम की एक फिल्म थी अश्विनी मलिक जी की, तो अश्विनी चौधरी जी की, तो उनकी उनकी फिल्म में उन्होंने अपना ही कॉम्पोजिशन गाया था शायद। और हिंदी फिल्मों में उन्होंने कोई गाना नहीं गाया था। मुझे इसलिए और वो कर रहा था कि मतलब इतने बड़े कलाकार हैं हिंदी फिल्म में, एक वो होना चाहिए इनका, मतलब एक कुछ सहेज के रख सके। तो हमने बातचीत शुरू करी किसी तरीके से, तो उन्होंने कहा कि लफज भेज दे बेटे। अब इस उम्र में वहां पे क्या गवा लोगे पता नहीं। तो हमने उनको शब्द भेजे, गाना भेजा, तो उन्होंने कहा कि हाँ लफज तो ठीक है, गा देंगे, कोई बात। एक महीने बाद उनको आना था यहाँ पे, तो आए। जब हम उनको वहां से लेके होटल पहुंचे, तो उनके मैनेजर ने और हमने लिख के ले गया था मैं हिंदी में, देवनागरी में, तो मैंने दिया लिरिक्स रिहर्सल के लिए, मैं हारमोनियम ले गया था सब कुछ। तो उन्होंने कहा ये क्या है, मैंने कहा यही गीत है लफज। कह रही तो हमें पढ़ना ही नहीं आता। अब उनको गुरमुखी सिर्फ जानते हैं वो। हमने कहा कि अभी रात में यहाँ पे 12 बजे हम किसको गुरमुखी भेजे। तो हमने उनके मैनेजर से बात की, उनको पूरा गाना फोन पे लिखाया, फिर उन्होंने कहा कि हम सुबह आपको भेज देंगे। सुबह हमारे पास वो फैक्स बुक्स जो भी होता है वो उससे आया, और लिख के, तो हम यशराज स्टूडियो में रिकॉर्डिंग थी, तो रिकॉर्डिंग ले गए। तो बैठे बैठे रिकॉर्डिंग के लिए, और दोनों तख्त पे ही बैठे, पहले तो एक एक करके रिकॉर्डिंग होती है, तो वो गा नहीं पा रहे थे, उनको आदत है बचपन से दोनों भाई साथ में गाने का, तो फिर हमने साथ में बिठाए। फिर उसके बाद अब एक लाइन है कि रंगरेज तूने अफीम क्या है खाली, कि मुझसे तो ये पूछे कि कौन सा रंग, रंगों का कारोबार है तेरा, कि तू ही तो जाने की कौन सा रंग। तो वहां पे जब पहुंचे, तो वो आवाज उधर से आ रही है कि अंग्रेज तूने मशीन क्या है खाली। तो हमने कहा कि अरे बाबा जी ये नहीं है, बोला यही है। मैंने कहा अरे मैंने लिखा है ये नहीं है, बोला इसमें यही लिखा हुआ है। अब उनके मैनेजर साहब को रात में पंजाब में वो आदमी गांव में जगा करके लिख रहे हैं वो किस हालत में है, क्या क्या वो खा पी चुके हैं तब तक।
उनको लगा कि यार ये कुछ कहानी बन रही है आगे। तो मैंने कहा आपने क्या सोचा? बोला अब हमें लगा कि आजादी के पहले की फिल्म है और कोई अंग्रेज जो है वो कुछ मशीन से कुछ करवा रहा है, कुछ इस तरीके से ये है। मैंने कहा नहीं नहीं, फिर ये तो बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारे, बहुत स्वीट लोग, असल के कलाकार लोग थे वो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। Right, you started your journey in film industry as an assistant director. You were an assistant director to first Sujoy Ghosh for the film Home Delivery, then Abbas Tyrewala for the film Jaane Tu Ye Jaane Na, and then Anandal Rai. Uh, कैसे इन experiences ने आपकी मदद की in shaping your writing? सुजयदा के साथ जब था तो उस समय आया था बॉम्बे, और असल में उसके बाद में बॉम्बे छोड़ के चला भी गया था। मतलब प्लान नहीं था कि ऐसा रुकने का इधर, क्योंकि ओवरऑल मतलब शहर उस तरीके से ये नहीं लग रहा था। दिल्ली बहुत मिस कर रहा था सब कुछ, और एक पता भी नहीं था कि क्या करना है नहीं करना है। सुजयदा के साथ बहुत ही मतलब फर्स्ट काम था, तो एक अलग तरह का की एक उत्सुकता थी, क्या होता है नहीं होता है। इसमें बहुत सारी गलतियां भी करता था, और गलतियां करता था। अब सेट पे गलतियां करते हैं तो आपको डांट भी पड़ती है, तो बहुत डांट पड़ी। आ, जाने तू या जाने ना पे मैं कुछ दिन तक रहा था। पहले झामू सोगन जी वो फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे, बाद में उनके जाने के बाद वो आमिर खान प्रोडक्शन में आया। पर झामू जी जब कर रहे थे तब भी सेम कास्ट और सब कुछ था। मुझे याद है कि कभी कभी अदिति गाना जो है, तब मैं ऑफिस में था और ये लोग डब करके आए थे रहमान साहब के साथ, और फर्स्ट टाइम ऑफिस में प्ले किया था कभी कभी अदिति, और हम लोग बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा लगा था सुन के। आनंद जी के साथ सबसे ज्यादा मतलब काम किया एक तरीके से। आनंद जी से मैं कहूंगा कि राइटिंग में क्या सीखा से ज्यादा है ओवरऑल Experience. एक दुनिया को आप कैसे समझते हैं, ओवरऑल इंडस्ट्री को कैसे समझते हैं, इसको थोड़ा नजदीक से देख पाया। मुझे लगता है कि आनंद जी से हाउ टू हैंडल पीपल, हाउ टू पैम्पर देम, ये एक बहुत सीखने की चीज है। बहुत ही वो प्यार से और बहुत इस तरीके से उनका सेट जो होता है वो एकदम ऐसा लगता है कि ये रेस्टोरेंट है। मतलब खाना पीना और एक वैसा सा माहौल रहता है हमेशा। और दूसरा आनंद जी से बहुत आजादी वाली जो बात है ना, कि क्या करना है तू सोच, ये तेरी भी फिल्म है, ये बहुत उनसे ये होता है। बट मुझे लगता है कि बाकी सारे डायरेक्टर्स जिनको असिस्ट नहीं भी किया, बट जिनके साथ काम किया एज लिरिसिस्ट भी, उनसे बहुत सीखने को मिला। बहुत सारी चीजें कि आप एक तरीके से सोचते हैं, सामने वाला बिल्कुल अलग सोचता है। ये और कोई भी तरीका गलत नहीं है। तो सारे डायरेक्टर, चाहे वो विवेक सोनी हो जिनके साथ मीनाक्षी सुंदरेश्वर किया, हनीत रेहान हो जिनके साथ रात अकेली है, या तुम्बाड में, या करीब करीब सिंगल में तनुजा के साथ, और उसमें तो इरफान साहब भी थे, उनके साथ ही बहुत क्लोजली काम किया था। तो सब जगह कितने से इन्वॉल्व थे देन? इरफान इरफान खान कितने इन्वॉल्व थे ड्यूरिंग दिस? बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। आपने बहुत अच्छा शब्द किया, इन्वॉल्व। वो उनका इन्वॉल्वमेंट होता था, वो इंटरफेयर नहीं करते थे, वो कोलैबोरेट करते थे।
मतलब गजब की एनर्जी, मतलब, और मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं है अब। सच में बहुत मजा आया था उनके साथ। और जो गाना हमने किया था, करीब करीब सिंगल में दो गाने किए थे। एक तो वो जाने दे नाम से गाना है, जो कि आतिफ असलम ने गाया है, विशाल का म्यूजिक है। सो उसमें उन्होंने कहा कि गाना लिखा मैंने, सबको अच्छा लगा, तनुजा को, सुतपा जी थी, उनको सबको ही अच्छा लगा गाना। फिर इरफान साहब ने सुना, उनको भी अच्छा लगा। फिर इरफान साहब को मुझे कॉल आया कि राज एक बार मिलते हैं। गया मैंने, तो उन्होंने कहा योगी जो कैरेक्टर है ना, ये बहुत अच्छा लिखा है तुमने, पर ये कैसा पोएट है, ये सेल्फ पब्लिश्ड पोएट है, इसकी किताबें अभी तक किसी ने छापी नहीं है, ये खुद छापता है, अच्छा आदमी है, पर क्या अच्छा पोएट है, उतना शायद नहीं। ठीक है, डेफ्थ है कैरेक्टर में, बट उसके शब्दों में नहीं है बात, मतलब एक्सप्रेशन और उसमें नहीं है उतना ज्यादा। तो क्या हम इसको थोड़ा सा टोन डाउन कर सकते हैं ओवरऑल? तो मैंने कहा बिल्कुल ट्राई करते हैं। और मुझे इतना अच्छा लगा कि एक एक्टर जिसके चेहरे पे वो गाना जाना है, वो इतना सोच रहा है, उसके लिए अहमियत है इतनी कि वो एक एक चीज के बारे में। फिर मतलब हम लोग ने इतनी बात करी हाइकू, जो जापानीज पोएट्री फॉर्म है, हाइकू के बारे में, हाइकू से लेके रूमी तक, मतलब एक तरफ बिल्कुल एकदम सूफी सारा कुछ, और दूसरी तरफ एकदम इमेजरी स्ट्रक्चर्ड, कि 17 सिलेबल्स में आप अपनी कविता एक इमेजरी के थ्रू कहते हैं। वेरी वेल रेड, और मजा आता था बात करके। मतलब हर बार उनसे मिलने के बाद ना बहुत एक तो एनरिच फील कर होता था खुद में, और दूसरा लगता था कि यार मेरी भी अहमियत है, और जो मैं काम कर रहा हूं ना, वो एक जरूरी काम है। ऐसा एक आर्टिस्ट, जब उस कद का आर्टिस्ट आपको ये फील कराए कि तुम बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, तुम बहुत जरूरी काम है उसका, लोग जिस तरीके से देखें वो, पर उनके लिए बहुत जरूरी काम। सो बहुत बहुत अच्छा रहा उनके साथ। बाद में जब वो लंदन में थे अस्पताल में, तब भी कभी कभार उनसे बात हो जाती थी। कभी कभार वो कुछ मजाक में भी, एक बार उन्होंने कहा कि अरे यार भेजो कुछ, तो मैं उनको ना कुछ कुछ राग जो मुझे अच्छा लगता था, मैं भेज देता था उनको इस तरह। तो उन्होंने कहा, एक बार कहा कि भेजो कुछ, तो मुझे मैंने मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैंने मीर तकी मीर की कोई लाइन भेज दी उनको। तो उन्होंने लिखा कि मीर पढ़ रखा है मैंने, अपना भेजो। तो मैं अब तुरंत मैंने कहा अच्छा जी। तो मैंने कुछ भेजा उनको, दो लाइन, तब तक मैंने कहा कि मैं भेजता हूँ आगे पूरा। दो लाइन उनको भेजी, तो उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ही लिखोगे क्या आगे? जबकि वो उस समय अस्पताल में बेड पे थे। तो अ, बहुत बहुत ही अच्छा रहा उनके साथ। देन आपने बोला मैं अपनी लिखी हुई लाइनें मैंने उन्हें भेजी, तो कितना पर्सनल था ये गाना पापा मेरी जान आपके लिए, और कितना समय लगा आपको टू राइट पापा मेरी जान? पापा मेरी जान लिखने में मुझे 1 महीने लगभग लगा, क्योंकि पापा मेरी जान जब मैं लिख रहा था, तो एक तो ये पहले बैकग्राउंड में सिर्फ ऐसे बीजीएम पीस की तरफ था, ये विसल जो आता है।
बाद में संदीप सर को लगा कि इसमें एक वर्ड्स होने चाहिए, तो उन्होंने मुझे वो व्हिसल वाला पार्ट ही भेज दिया जो कि लूप पे चल रहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है, ये पहले भी मैं हो चुका था, उसके 3 महीने बाद की बात। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। तो पापा मेरी जान पहली बार में ही मतलब लिख दिया था, पापा मेरी जान फर्स्ट पार्ट जो है उसका। पापा मेरी जान हरदम रखना हाथ हुई सर पर तुम, पापा मेरी जान मेरे संग चलना हर मील का पत्थर तुम। उसके बाद वो चले गए शूट पे एक शेड्यूल के लिए, और हमारी कभी कभार बीच में बात होती थी। मैंने कुछ लिखा, उनको भेजा, उन्होंने कहा कि हाँ ये अच्छा है। फिर मैंने कहा कि शूट पे है, मैं इतना परेशान नहीं करता हूँ इनको। तो मैं ना अलग 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 एस्पेक्ट से बहुत कुछ लिखता रहा। टोटल 12-13 मैंने अलग स्टैंजाज, क्योंकि वो एक ही रिपीट पे है, एक ही धुन है जो कि रिपीट। तो मैं उसी स्टैंजा मतलब उसी धुन पे 12-13 स्टैंजाज मैंने लिख दिए, जिसमें से डेफिनेटली कुछ में उनका फीडबैक था, कुछ में नहीं था, कुछ कुछ। फिर हमने इसकी 2 लाइनें और इसकी 2 लाइनें मिलाई, कैसा लग रहा है, ये सारा कुछ उनके आने के बाद किया। और फिर साथ में बैठ के हमने 4-5 जो स्टैंजाज हमने, क्योंकि विशाल जी ऐसा था कि ये फादर सन नरेशन ना आम फादर सन नरेशन से बहुत अलग भी था। एक तरीके से बहुत एक जैसा है, पर एक तरीके से बहुत अलग भी है। बहुत अलग शेड्स है इसके, मतलब होप है, डिसअपॉइंटमेंट है, एंगर है, पर प्यार भी है, कंसर्न है। तो बहुत सारा मिक्स्ड इमोशन था इसमें। तो हमें लगा कि ये सारे पार्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं किस तरीके से हो सकता है। और उसके बाद फिर साथ में बैठ के मैं संदीप सर साथ में बैठ के हमने उसको ये कर दिया, साथ किया। फिर सोनू जी ने गाया। तो आपने कई डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, and if we look at the work of some of the directors that you have worked with, some of the directors have, we can clearly see, have a very good ear for music. कितना difference है say uh, the music, a music sitting or a briefing of Sandeep Reddy Vanga to say Anand L Rai or to other directors? सबका बहुत अलग होता है। कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत स्पेसिफिक होते हैं, यही चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो कि को ट्रैवलर की तरह होते हैं, ये दुनिया है, साथ में एक्सप्लोर करते हैं कि क्या हो सकता है। मुझे ब्रीफिंग से प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मुझे ओवर ब्रीफिंग बहुत ज्यादा दिक्कत की बात लगती है, क्योंकि वो जब अगर आप तो बहुत, आप कहते हैं कि आप तो बहुत सवाल पूछते हैं अपने डायरेक्टर से। जब आप सवाल पूछते हैं तब आप ऑलरेडी आप कैरेक्टर के करीब जाने की कोशिश में होते हैं। आपने एक दिशा के बारे में सोचा हुआ होता है और उसमें आप बढ़ रहे होते हैं। ओवर ब्रीफिंग में क्या होता है कि ओवर ब्रीफिंग कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है। ओके, मुझे जो चाहिए वो मैं ले लूंगा आपसे मांग के। मुझे पता होता है कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। संदीप सर बहुत स्पेसिफिक था उनका कि मुझे खास करके पापा मेरी जान पे, क्योंकि वो बहुत डेलिकेट सिचुएशन है एक फिल्म में। और पापा मेरी जान में क्या है कि पापा मेरी जान बचपन में भी आता है उसके, जब मुझे बच्चा है तब, और जब वो उम्र हो चुकी है उसकी, अभी एडल्ट हो चुका है तब। तो दोनों जगह पे वो जस्टिफाई करना चाहिए, उसका इनोसेंस खत्म नहीं होना चाहिए, साथ में बाद में उसका पैशन दिखना चाहिए। दोनों चीज, वो मासूमियत और वो जज्बा दोनों कैसे मेंटेन करें, तो इसके लिए एक वो डेलिकेट मामला था।
जैसे आनंद जी कभी ब्रीफ नहीं करते, ज्यादा ब्रीफ तो छोड़िए, वो ब्रीफ मतलब हाँ ये है, अब बताओ क्या होना चाहिए, या वो ना कुछ बहुत क्रिप्टिक बात करेंगे, ऐसे मतलब बहुत मोटा माटी एक दुनिया, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो उनको पता नहीं है, वो छोड़ देते हैं, बाद में वो कहते हैं कि नहीं ये गाना मेरे लिए यहाँ तक जाएगा, ये नहीं, हालांकि उनके साथ सबसे कम बार हुआ है कि मुझे रिराइट करना पड़ा है। तो क्या आप कितनी बार आपने सिंगर्स को रेफर किया है, या क्या आप अपने माइंड में रखते हैं इस थॉट को कि इस गाने में इस सिंगर की वॉइस सूटेबल होगी? डिपेंड करता है, अगर म्यूजिक डायरेक्टर के साथ वैसा रेपो है जिसमें कि हम बात कर सकते हैं, या डायरेक्टर के साथ वैसा रेपो है कि हम बात कर सकते हैं, मतलब आप सजेस्ट कर सकते हैं, और अगर कहीं पे ऐसा नहीं कि वो मेरी बात सही ही हो, क्योंकि कई बार मतलब विशफुल थिंकिंग होती है कि अरे यार ऐसा हो जाए ना, मजा आ जाए, तो पर वो पूरा इकोनॉमिक्स उसका वो क्या है नहीं है वो सब भी देखना पड़ता है क्या है, तो बट मैं इन्वॉल्व रहता हूँ जनरली सिंगर्स के सिलेक्शन नहीं कहना चाहिए, मतलब कि उनके उनके साथ कोलैबोरेट करने में कौन होगा नहीं होगा, मैं यूजुअली अपनी सारी रिकॉर्डिंग्स में होता हूँ यूजुअली। राज, हमने सुना है कई फिल्म मेकर्स या सॉन्ग राइटर्स गो टू माउंटेन्स और टू गोवा टू राइट सॉन्ग। आप कहाँ जाना पसंद करते हैं टू राइट योर सॉन्ग्स? विशाल जी, मैं भी सुनता आया हूँ कि पहले राज कपूर साहब जो है वो शैलेंद्र जी को और हसरत जयपुरी को और शंकर जयकिशन जी को के साथ वो लोग जाते थे, कभी कश्मीर, कभी लोनावला, कभी कहीं, या कुछ लोग जाते थे शिमला या कहीं पे, इस तरह की जगह पे मैं सुनता आया हूँ। मैंने मैंने वही सोचा कि हमारे साथ तो कभी ऐसा हो नहीं रहा है, कोई डायरेक्टर नहीं बोल रहा है कि आओ चलते हैं सेटिंग करने के लिए वहां पे, तो एक तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा अभी होता है, बट वो सामने में मेरी बालकनी है जहां पर कि मैं अक्सर लिखता हूँ, और तो ज्यादातर मैं घर पे लिखता हूँ, पर बाहर जाके मुझे वहां पे इतना अच्छा लगने लगता है कि मैं लिखना भूल जाता हूँ, मैं कहता हूँ अभी एंजॉय करता हूँ, बाद में जाके कुछ करेंगे, गाना घर जाके लिखो। गाना घर जाके ही करेंगे। वेल, हम उम्मीद करते हैं आप इसी तरह हमें और अच्छे अच्छे गाने देते रहें, बहुत मीनिंगफुल गाने देते रहें इन थैंक फ्यूचर। यू। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू।